तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आप तमाम लोग का स्वागत है प्रखर की कहानी के इस नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। तो जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि मैं डेली किसी न किसी कहानी के साथ आपके सामने आता रहूंगा, तो इसी क्रम में आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो अब सीधा चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। आमतौर पे कोई भी अपराधी हो, चाहे उसने जितना भी जघन्य अपराध किया हो, चाहे उसने कई हत्याएं की हो, चाहे वो सीरियल किलर रहा हो, चाहे उसने रेप किया हो, चाहे उसने बम धमाके, चाहे वो आतंकवादी रहा हो, सजाए मौत पाने के बाद उसकी बॉडी का, उसकी जो लाश होता है, उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार होता है, परिवार के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है, कैसे सीरियल किलर की है, जिसकी बॉडी को उसकी सजा मिलने के बाद भी 62 सालों तक म्यूजियम में रखा जाता है। अब अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात है। तो सीधा आप कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 में बैंकॉक से, जब अचानक से वहां छोटे छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। एक बच्चा गायब होता है, दो बच्चा गायब होता है, तीन बच्चा गायब होता है, चार बच्चा गायब होता है। ऐसे ऐसे करके कई बच्चे गायब होते हैं। और जब उन बच्चों की लाश मिलती है तो उनके अंदर के पार्ट्स, किसी का लीवर, किसी का किडनी, किसी का दिल, ये सब गायब। जब लाश मिलती है तो अंदर के पार्ट्स गायब, और बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। अब वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार के लिए एकदम ये टेंशन का मामला कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं, कहाँ गायब हो रहे हैं। सरकार भी पुलिस को स्ट्रिक्ट करती है कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच कीजिए, कातिल को पकड़िए, कौन सा गैंग है या फिर क्यों गायब कर रहा है, जल्दी से इस मामले को निपटारा कीजिए। चूंकि मीडिया का भी प्रेशर, लोग भी काफ़ी परेशान, घबरा रहे हैं। लगभग हर आए दिन एक बच्चा गायब हो रहा है। तो ऐसा करते करते कई बच्चे गायब होते हैं और कई महीने बीत जाते हैं। तभी अचानक पुलिस के पास एक क्लू मिलता है कि एक आदमी फ़ोन करता है कि उसने एक आदमी को देखा है जो जंगल में एक बच्चे की लाश को जला रहा होता है। अब आमतौर पे बैंकॉक में बच्चे की लाश या फिर कोई आदमी मर जाता है तो उस लाश को जलाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू लोग हैं नहीं, और लाश को जलाने का जो कार्यक्रम है वो बस हिंदुओं में होता है। तो पुलिस को भी ये बात बहुत चौंकाने वाली लगती है, उस आदमी को भी जिसने फ़ोन किया उसे भी ये चौंकाने वाली लगती है कि भाई कोई आदमी एक इंसान को, लाश को जला क्यों रहा है। तो पुलिस आनन फानन में उस जगह पे पहुंचती है और देखती है कि एक आदमी की लाश को जला रहा होता है। हालांकि लाश पूरी तरह जली नहीं होती, तो लाश को, आग को ठंडा किया जाता है, लाश को कब्जे में लिया जाता है। और जब लाश का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ, एक बच्चा है और इसके भी अंदर के पार्ट्स गायब। तो अब पुलिस को और कुछ चाहिए नहीं था। जिस चीज़ की तलाश थी उन्हें वो शख्स मिल चुका होता है। अब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पूछती है कि बताओ, तुमने इस आदमी को मारा है या फिर इस बच्चे को मारा है, और फिर पूछताछ करती है। तो थोड़ी सी मार पिटाई होने के बाद उस आदमी ने अपना एक बाले जुर्म किया और बताया कि हाँ, मैंने जितने भी बच्चे गायब हुए सबको मैंने ही मारा, और इस बच्चे को भी मैंने ही उठाया था, मैंने ही मारा था। तो अब पुलिस पूछती है कि तुम इनको बच्चों को मारते क्यों हो आखिर। तो आदमी बताता है कि मैं इन बच्चों को मार के, इन बच्चों के अंदर के पार्ट्स को निकाल के उबाल के खाता हूँ। अब इतना सुनने के बाद उन पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनके सामने एक आदमी ऐसा बैठा था जो एक सीरियल किलर, और सीरियल किलर के साथ साथ आदमखोर भी था। और वो आमतौर पे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाता था और उनको ले जाके, उनको मार के, उनके अंदर के पार्ट्स को निकाल के उबाल के खा लेता था। अब फिर पुलिस पूछती है कि तुम बच्चों को ही अपना टारगेट क्यों बनाते हो। तो बताता है कि बच्चों को बहला फुसला के अपने पास बुलाना आसान होता है। मैं उन्हें बहला फुसला के अपने पास लेके जाता हूँ, फिर उन्हें मार के उनके अंदर के पार्ट्स को खा लेता हूँ। लाश को, चूंकि आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, मामले की जांच कर रहे थे, तो मुझे लगा अब लाश को जला देना चाहिए। अब पुलिस फिर एक तरह से चौंक जाती है कि एक आदमी जो आदमखोर है और बच्चों को खाता है। अब पुलिस फिर उनसे पूछती है कि, उस आदमी से पूछती है कि तुम्हें आदत पड़ी कैसे, तुम आदमखोर बने कैसे। अब उसके बाद वो आदमी जो कुछ बताता है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला था। वो आदमी बताता है कि वो चीन का एक पूर्व सैनिक है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो जापान से युद्ध लड़ रहा था। और जिस जगह से ये लड़ाई लड़ रहा था उस जगह पे जापान की सेना पूरी तरह हावी थी, यानी, और चारों तरफ से इसकी सेना जो थी वो घिर भी चुकी थी। अब जब जापान की सेना इसकी सेना को चारों तरफ से घेर लेती है तो इसके पास न प्रॉपर हथियार पहुंच पाते हैं, न खाने का सामान पहुंच पाता है, न कोई मदद पहुंच पाती है। तो इसके पास मजबूरी में और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और इसके सारे साथी भी लगभग मारे जा चुके थे। तो खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद की भूख मिटाने के लिए इसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो ये अपने मरे हुए सैनिकों की लाश के मांस को खाने लगता है। और कैसे कैसे करके इसने अपनी जिंदगी जो थी उसको सरवाइव किया, और
धीरे धीरे विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ये लौट आया और फिर चाइना से ये सीधा थाईलैंड आता है और थाईलैंड में सीकुई नाम से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। लेकिन इसने जो वर्ल्ड वार के दौरान इंसानी मांस को खाया था, उस मांस का इसको एक चस्का लग गया था। इसे इंसानी मांस का जो टेस्ट था वो काफी पसंद आ गया था। इसे बार बार मांस खाने की तलब लग रही थी, इसलिए ये एक तरह से एक आदमखोर बन चुका था। और इसे पता था चूंकि अगर मैं बड़े लोगों को टारगेट करूंगा तो वो शोरगुल भी मचाएंगे, उनको मारना भी मुश्किल होगा। इसलिए ये बताता है कि इसने बच्चों को इसीलिए टारगेट किया क्योंकि उनको फुसला के किसी चीज के बहाने अपने पास बुलाता था और इनको मारता था और मार के खा जाता था। अब इतना सुनने के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। और उस समय चाइना से जो बैंकॉक के रिश्ते थे, जो थाईलैंड के रिश्ते थे, वो भी बेहद खराब थे। तो इंटरनेशनल एक तरह से मामला भी होने जा रहा था कि विदेश का आदमी हमारे देश में आके आदमखोरी कर रहा है। तो पुलिस सीधा कोर्ट में लेके जाती है और कोर्ट भी 1 साल के अंदर, उस समय थाईलैंड में जो सजाए मौत थी वो गन स्क्वाड के सामने रख के फायर कर दिया जाता था, गोलियों से भून दिया जाता था। तो सजाए मौत की सजा देती है वहाँ की कोर्ट और 1 साल के अंदर ही इसे सजाए मौत मिल जाती है। स्क्वाड के सामने रख के इसे गोलियों से भून दिया जाता है और ये इसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके मरने के बाद चूंकि उस देश में इसका कोई अपना था नहीं, तो लाश की कोई क्लेम नहीं करता, डेड बॉडी की कोई क्लेम नहीं करता कि अब पुलिस को समझ नहीं आता कि इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, कैसे करेगा। तो फिर पुलिस सोचती है कि इसकी जो बॉडी है, वहाँ का एक श्रीराज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे पुलिस कहती है कि आप बॉडी को यहाँ रख लीजिए और जो आपके मेडिकल के स्टूडेंट है इस पे रिसर्च करते रहेंगे। और ये उनका ये प्लान था कि रिसर्च करेंगे और जो आदमी इतने गलत काम किया उसकी बॉडी से थोड़ा सा अच्छा काम हो जाए। अब पुलिस जो है उस लाश को उस मेडिकल कॉलेज के हवाले कर देती है और 1 महीने के अंदर उसी मेडिकल कॉलेज का खुद का एक म्यूजियम था, श्रीराज म्यूजियम, उस लाश को वहां पे शिफ्ट कर देती है और बाकायदा उस म्यूजियम के बाहर लिख देती है कि ये आदमी चूंकि म्यूजियम के आगे लिखा होता है किसी भी सामान के आगे कि ये कैसा था, क्या था, तो उस आदमी के आगे भी लिख दिया जाता है कि एक आदमखोर था और ऐसे ऐसे बच्चों को खाता था और इसकी जो लाश है ऐसे ऐसे इसकी पूरा डिटेल लिख देता है वो म्यूजियम। अब वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और देखते हैं कि एक लाश रखी है जो एक आदमखोर की है, तो बाहर भी जाते हैं, लोगों को बताते हैं। अब आमतौर पे हमारे भी आपके भी मन में क्यूरियोसिटी होती है कि आदमखोर दिखते कैसे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, उनकी बॉडी कैसी होती है, उनका चाल ढाल कैसा होता है, क्या हम लोगों से अलग दिखते हैं या फिर उनके दांत कैसे होते हैं, नाखून कैसे होते हैं। तो ये जब बात बाहर जाती है तो वहाँ के लोगों में एक बेहद कौतूहल की बात थी कि हमारे देश के एक म्यूजियम में एक आदमखोर की बॉडी रखी है। तो लोग दूर दूर से इस लाश को देखने आने लगते हैं। अब म्यूजियम की भी कमाई बढ़ने लगती है। अब म्यूजियम की जब कमाई बढ़ती है तो जो कायदे से अब कुछ दिनों बाद उसका अंतिम संस्कार होना था वो लोग करते नहीं, पैसे की लालच में, चूंकि उनकी कमाई बढ़ रही थी, तो वो लोग उस लाश का अंतिम संस्कार करते नहीं और धीरे धीरे लाश को वहीं पे छोड़ देते हैं। और इधर ये बात पूरे थाईलैंड में फेमस हो जाती है और उस म्यूजियम की खूब कमाई होती है। लेकिन उन्हीं जो लोग उसको देखने जाते हैं उन्हीं में से कुछ लोग जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स होते हैं उनके सदस्य होते हैं। वो जब देखने जाते हैं तो देखते हैं कि एक लाश रखी है जो पूरी तरह से अब डिकम्पोज होने को है, एकदम स्किन काली पड़ चुकी है और इस तरह से रखा गया है और इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अब अपने आप में एक गलत बात है भाई, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसने भी अपराध किया हो, मरने के बाद उसका जो अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो मानवाधिकार वाले इस बात की आवाज़ उठाते हैं और एक तरह से मुहिम छेड़ देते हैं और उस मुहिम में कई लोग जुड़ भी जाते हैं कि एक आदमी है, उसके लाश को इस तरह से कई सालों से रखा गया है, अंतिम संस्कार उसका हो नहीं रहा है। तो बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर से मामले की एक तरह से जांच होती है और जांच होती है तो उसमें पाया जाता है कि इस आदमी ने बच्चों को खाने की बात कबूली ही नहीं। हालांकि उसने ये कबूला कि हाँ मैंने मर्डर किया, लेकिन पुलिस के सामने उसने ऐसा कोई बयान दिया नहीं था। और चूंकि वो चाइना से था इसलिए उसकी जो लैंग्वेज थी पुलिस समझ नहीं पा रही थी और इसलिए मजबूरी में पुलिस ने एक जबरदस्ती उसे एक ट्रांसलेटर दिया और उस ट्रांसलेटर ने अपने हिसाब से जो कुछ बता दिया पुलिस ने वही मान लिया। यानी कि इसने अपने मुंह से शायद इकबालिया जुर्म किया ही नहीं था। अब उस समय चूंकि चाइना से जो बैंकॉक के रिश्ते थे वो अच्छे थे नहीं, इसलिए एक तरह से उस जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन दोनों में गड़बड़ था, इसका खामियाजा इस आदमी को भोगना पड़ा और इसकी गोलियों से हत्या कर दी गई या फिर सजाए मौत दे दी गई। तो इस मामले की जब पूरी तरह जांच होती है और ये बात सामने आती है कि इसने अपना जुर्म कबूला नहीं था,
तो फिर जब ये बात सामने आती है कि इसने अपना एक वाले जुर्म किया नहीं था, या और इसने अगर किया भी था तो बच्चों को मारने की बात की थी, ना कि उनको खाने की। तो एक तरह से जब मुहिम छिड़ती है और बात पूरे देश में फैलती है, तो फिर उस म्यूजियम में जो उसके नाम के आगे आदमखोर रखा था, वो लगभग 60 सालों बाद सन 2019 में उसके नाम के आगे आदमखोर का जो टाइटल था वो हटा दिया जाता है। लेकिन बात यहीं फिर नहीं रुकती। ह्यूमन राइट्स वाले और उस प्रेशर बनाते हैं कि नहीं, अब इसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, अंतिम संस्कार होना चाहिए। इधर जब आदमखोर का टाइटल हट गया तो म्यूजियम की कमाई भी कम होने लगी। तो साल 2020 जब कोरोना की लहर पूरे देश में तबाही मचा रही थी, तब जाके 62 सालों बाद उस आदमखोर आदमी का जो टाइटल लगा हुआ शख्स था, सीकुई, और चाइना में जिसका नाम इंजी लुई था, उसका 62 सालों बाद वहाँ की पुलिस द्वारा, चूंकि उसका कोई सगा संबंधी था नहीं लाश को क्लेम करने वाला, 62 सालों बाद उसका अंतिम संस्कार होता है। और जब इसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो जैसे एक सेलिब्रिटी के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग आते हैं, उससे ज़्यादा लोग इस सीरियल किलर के अंतिम संस्कार में आते हैं। और 62 सालों बाद इस सीरियल किलर का अंतिम संस्कार हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी थाईलैंड के सबसे फेमस सीरियल किलर की। तो इस कहानी को ख़त्म करूं इससे पहले, श्वेता वर्मा जी हैं उड़ीसा से, आज इनका जन्मदिन है। तो श्वेता जी, आपको जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। और इसी क्रम में धीरज पांडे जी हैं कानपुर से, आज इनका भी जन्मदिन है। तो पांडे जी, आपको भी जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। और अजय सिंह जी हैं कानपुर से। ये एक तरह से मैं इनको एक ये बात कहना चाहूँगा कि आपके जो कमेंट्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आपका जो मुझे सपोर्ट है, जो आपका प्यार है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो आपके इतने प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है जो मैं आपसे कह सकूं। तो अजय जी, आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।